सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि मॉन्स्टर एकेडमी की टीम अपनी ज़बरदस्त सोल रिंग्स और बेहतरीन तालमेल से विरोधियों को आसानी से कुचल देती है, जिससे तांग वुलिन को उनकी असली ताकत का एहसास होता है। वू झांग कॉन्ग के प्रोत्साहन के साथ श्रेक एकेडमी की टीम मैदान में उतरती है और ब्लू टॉर्नेडो जैसे शक्तिशाली हमलों का सामना करते हुए मुकाबले की शुरुआत करती है। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोबल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांग वुलिन ने भौहें चढ़ाईं। मैं संभाल लूंगा। पीछे से युआने येहुई की आवाज आई। वो उछल पड़ी और उसका शरीर शक्ति से फूलने लगा। उसके 4 सोल रिंग प्रकट हुए, जिनमें तीसरा और चौथा बेहद तेजी से चमक रहे थे। पीले वस्त्र पहने युवक ने ये देखकर स्तब्ध रह गया कि 5 मीटर से भी ऊंचा एक विशालकाय आकृति आसमान से गिरी और सीधे उसके बवंडर पर आ गिरी। अगले ही पल उसका बवंडर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। युआने येहुई का डायमंड टाइटन और डेविल टाइटन अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण और रक्षा क्षमता रखते थे। फिर उसका दाया मुक्का आगे बढ़ा और उसके साथ ही एक अदृश्य दबाव फैल गया। पीले वस्त्र पहने युवक किसी तरह अपना पंखा उठाकर बचाव कर पाया। धड़ाम! इतनी प्रबल एयर कैनन का सामना करने के लिए तो तांग वुलिन को भी गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस का सहारा लेना पड़ता। वो युवक स्पष्ट रूप से शक्ति प्रकार का नहीं था। डायमंड टाइटन और डेविल टाइटन से सशक्त एयर कैनन ने उसे पीछे उड़ा दिया और उनकी संरचना तोड़ दी। तांग वुलिन, शिए और ये शिंगलान ने इसी मौके का फायदा उठाकर आगे धावा बोल दिया। उनके विरोधियों के पास कोई मौका नहीं था। युए जेंगयू, शू शियाओयान और शू लिजी दौड़ते हुए रुक गए। मुकाबला पल भर में खत्म हो गया। वो युवक सिर्फ एक 5 रिंग वाला सोल किंग निकला, कोई 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर नहीं, इसलिए वो तांग वुलिन की टीम के लिए बड़ा खतरा नहीं था। वैसे भी 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर यूं ही हर जगह मिलते नहीं। पहला मैच जीत लेने के बावजूद तांग वुलिन को खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो चिंतित रहने वाला इंसान था। लॉन्ग युए से हारने का डर उसके मन में बना हुआ था। मैं कप्तान हूं, अगर मैं उन्हें जीत की ओर नहीं ले जा सका तो फिर मेरा क्या मतलब, उसने मन ही मन ठान लिया। तांग वुलिन बिना समय गवाए होटल लौट आया। दोस्तों को बता दिया कि वो लंच छोड़ देगा और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। समय आ गया है। उसने अपने भीतर गहराई से गूंजती ड्रैगन की दहाड़ सुनी। तांग वुलिन ने आंखें बंद की और अपनी रक्त शक्ति का प्रवाह उल्टा कर दिया। उसकी सोल पावर रक्त शक्ति के साथ मिलकर उस मोहर की ओर बढ़ी जिस पर पहले से दरारें पड़ी थीं। धड़ाम! मोहर लगभग तुरंत टूट गई और गोल्डन ड्रैगन किंग की ऊर्जा मुक्त हो गई। वो उसकी मांसपेशियों और रक्त में घुलते हुए उसकी मेरिडियन नाड़ियों में उफनने लगी। 49 दिनों की यातना, मार्शल सोल की दूसरी जागृति और रैंक 40 तक पहुंचने के बाद उसका शरीर काफी मजबूत हो चुका था। उसे फुलाव और दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो सहने योग्य था। इस बार उसने किसी भी स्पिरिट आइटम की मदद नहीं ली। वो अपने शरीर में हो रहे हर छोटे बदलाव को साफ महसूस कर सकता था। सुनहरी ऊर्जा शक्तिशाली और उग्र थी। उसमें हल्की सी उन्माद भरी भावना थी। वो बेतरतीब दौड़ रही थी, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। रक्त शक्ति की मदद से उसने उस ऊर्जा को अपने रक्त में मिला लिया और मिस्टीरियस हेवन मेथड का उपयोग करते हुए अपनी सोल पावर को पहले से कई गुना तेजी से पूरे शरीर में घुमाने लगा। मुझे और मजबूत बनना है, मुझे हर हाल में मजबूत बनना है, मुझे जीतना ही होगा। उसकी तीव्र प्रतिस्पर्धी भावना अब एक अजेय युद्ध इच्छा बन चुकी थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। पुतलियां ड्रैगन की तरह लंबी हो गई। उसकी त्वचा पर सुनहरी नसें उभर आईं। उसके दाएं हाथ पर सुनहरे शल्क प्रकट होने लगे और तेजी से पूरे दाएं हाथ, कंधे और धड़ तक फैल गए। जब वे बाएं कंधे तक पहुंचे तो फैलाव की गति धीमी हो गई। दर्द पूरी तरह सहने योग्य था। तांग वुलिन महसूस कर सकता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग की ऊर्जा उसके भीतर सब कुछ सुनहरे रंग में रंग रही है। वो गोल्ड सॉन्ग और टायरन ड्रैगन की खुशी भी महसूस कर रहा था। वे उसके ही हिस्से थे, इसलिए हर बार मोहर टूटने पर उन्हें भी लाभ मिलता था। वो जानता था कि टायरन ड्रैगन ने उसका स्पिरिट सोल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो आकर्षक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसके गोल्डन ड्रैगन रक्तवंश से आकर्षित हुआ था। जब सुनहरे शल्क धीरे धीरे उसके बाएं कोहनी से आगे बढ़ने लगे, तांग वुलिन शांत नहीं रह पाया। उसे अंदेशा था कि आगे क्या होने वाला है। सोल पावर तेजी से घूमने लगी। उसका शरीर लालच से सुनहरी ऊर्जा निगलने लगा। जैसे जैसे शल्क उभरते गए, उसकी त्वचा में खुजली और झंझनाहट होने लगी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। आखिरकार शल्क उसके बाएं कलाई तक पहुंचे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाएं हाथ से तीव्र पीड़ा उठने लगी।
चरचराहट की आवाज़ों के साथ उसका हाथ बड़ा होने लगा, नाड़ियाँ लंबी हो गई और हड्डियाँ त्वचा से बाहर निकलकर सुनहरे पंजे में बदलने लगी। उसकी शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन दर्द असहनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ फट जाएगा, लेकिन उसने दांत भींचकर सहन किया। बस थोड़ा और। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ हमेशा उसका सबसे बड़ा तुरुप का ट्रपका था। अगर उसके पास 2 ऐसे हथियार हो जाए, भले ही उसका बायां पंजा सिर्फ साधारण गोल्डन ड्रैगन क्लॉ हो, न कि गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉ, फिर भी वो संतुष्ट होगा, क्योंकि साधारण गोल्डन ड्रैगन क्लॉ भी बेहद शक्तिशाली होता है। इसके अलावा उसके रक्तवंश की शक्ति बढ़ने से उसकी ताकत, गति और जीवित रहने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तांग वुलिन को विश्वास था कि यदि ड्रैगन शेल्क उसके पूरे शरीर को ढक ले तो उसकी रक्षा क्षमता 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर के बराबर हो सकती है। वो 5वीं मोहर तोड़ने का फैसला कर ही रहा था, तभी उसे लॉन्ग युए की घमंडी हंसी याद आई। आखिरकार तीव्र दर्द खत्म हो गया, लेकिन खुजली और झंझनाहट बनी रही। त्वचा भर रही थी और शल्क बढ़ रहे थे। किसी तरह उसे महसूस हुआ कि ये गोल्डन पंजा अलग है। मेरे दाएं पंजे में क्रशिंग प्रभाव है, तो इस वाले में क्या होगा? दोनों एक जैसे नहीं हैं? सुनहरी ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। तांग वुलन पसीने से भीग गया था। ये मोहर तोड़ सबसे तेज और आसान था, लेकिन उसका अनुभव सबसे स्पष्ट था। ओल्ड तांग ने कहा था कि ये सुनहरी ऊर्जा 2-धारी तलवार है, लेकिन अब तक इसने उसे केवल फायदे ही दिए हैं। इसके बिना वो कभी इतनी दूर नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसे डर से ज्यादा आभार महसूस हो रहा था। जैसा लॉन्ग युए ने कहा था, उसे सिर्फ समय चाहिए। अगर वो बिना किसी दुर्घटना के एक मोहर तोड़ता रहा तो वो निश्चित ही एक बेहद शक्तिशाली सोल मास्टर बनेगा। बाहर अंधेरा हो चुका था। तांग वुलन बिस्तर से कूदकर उठा, कपड़े उतारे और बाथरूम की ओर भागा। उसने गर्म पानी से स्नान किया और खुद को साफ किया। वो थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसे बेहद अच्छा महसूस हो रहा था। उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी भींची और उसकी ताकत महसूस की। इस गोल्डन ड्रैगन क्लॉ का विशेष प्रभाव क्या है? वो दीवार के पास गया। रक्त शक्ति घुमाते ही उसके दोनों हाथों पर शल्क उभर आए और 2 सुनहरे ड्रैगन पंजे दिखाई दिए। दोनों लगभग एक जैसे दिखते थे, बस दायां पंजा थोड़ा बड़ा था, शायद डस्क गोल्ड रेड क्लॉ बेयर की सोल बोन की वजह से। उसने अपना बायां पंजा दीवार में धंसा दिया। दायां पंजा होता तो दीवार तुरंत चूर चूर हो जाती, लेकिन जब बायां पंजा दीवार से टकराया तो दरारें उभर आईं और तेजी से फैल गई। एक पल में पूरी दीवार दरारों से भर गई। ये तो तांग वुलिन ने झटके से अपना गोल्डन ड्रैगन क्लॉ पीछे खींच लिया। उसे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसके बाएं पंजे का विशेष प्रभाव फाड़ने वाला था, टियरिंग। उसके दाएं पंजे के नाखून शंकु यानी कोन के आकार के थे, लेकिन बाएं पंजे के नाखून बाघ के दांतों की तरह तेज और नुकीले थे। बायां पंजा देखने में दाएं जैसा ही था, लेकिन दोनों के विशेष प्रभाव बिल्कुल अलग थे। फिर भी दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे। अगर वो इस समय किसी होटल के कमरे में ना होता तो शायद शेर की तरह दहाड़ उठता। उसके सीने, पीठ, कंधों और बाहों पर सुनहरे शल्क यानी स्केल्स फैल चुके थे और उसे अपने भीतर अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा था। वो पहले से ही छठी मुहर टूटने के बाद आने वाले बदलावों को लेकर उत्साहित था। जब ये मुहर टूटेगी तो मुझे एक और गोल्डन ड्रैगन ब्लड एसेंस सोल रिंग मिलेगी। उसने दोनों पंजों को आपस में टकराया। डिंग! एक मधुर सा स्वर गूंजा और साथ ही एक सुनहरा वृत्ताकार प्रकाश फैल गया। हीरे के आकार के शल्क खड़े हो गए। उनके तेज सिरे बाहर की ओर निकले हुए थे। तांग वुलिन ने अपने मन से शल्कों को वापस बिठा दिया। ये क्या था? उसने अपने रक्त तत्व का प्रवाह उल्टा किया और तुरंत ही उसके चारों ओर 2 सुनहरी सोल रिंग्स प्रकट हो गई। उसने गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय की। क्योंकि वो नंगा था, अभी अभी नहाकर निकला था, इसलिए वो अपने शरीर को साफ देख सकता था। गोल्डन ड्रैगन बॉडी से बनने वाले शल्क असल में ऊर्जा से बने होते थे, वास्तविक नहीं। वो चाहे तो अपने चेहरे तक कोई नकली शल्कों से ढक सकता था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग की ऊर्जा अवशोषित करने से जो शल्क उगते थे वो असली थे, मोटे और बेहद मजबूत। गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय होने के बाद ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि कौन से असली हैं और कौन से नकली, लेकिन जहां दोनों परतें एक साथ होती थीं वही हिस्सा सबसे अधिक मजबूत होता था। उसने इस बार थोड़ी ज्यादा ताकत से दोनों पंजे टकराए। वो समझ चुका था कि उसके दोनों पंजे एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। डिंग! फिर से वही सुनहरा वृत्त बना, थोड़ा बड़ा हुआ और धीरे धीरे मिट गया। इस बार उसने साफ देखा, शल्क फिर से खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें साही की तरह हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। गोल्डन ड्रैगन बॉडी से बने शल्क भी थोड़े खड़े हुए, लेकिन वो केवल रक्षा के काम के थे। वो डिंग की आवाज़ उसे तरोताज़ा कर रही थी और उसका ध्यान और अधिक केंद्रित कर रही थी। भले ये ब्लड एसेंस सोल स्किल ना हो, लेकिन ये किसी साधारण सोल स्किल से कम नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर था। तांग वुलिन खुशी से झूम उठा।
लगता है गोल्डन ड्रैगन किंग की रक्त रेखा में असीम संभावनाएं छिपी हैं। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। उसने अपने पंजों को उठाकर उनके नाखूनों पर बने सर्पिल निशानों को देखा और उनमें भरी अपार शक्ति को महसूस किया। कमाल है। फिर उसने अपने हाथ दोनों ओर फैलाए। कई चटकने और चरमराने की आवाज़ों के बाद उसके हाथ सामान्य हो गए और शल्क वापस खिंच गए। अब उसकी ऊंचाई लगभग किसी वयस्क के बराबर हो चुकी थी। उसका शरीर और भी तराशा हुआ लग रहा था। 8 पैक, चौड़े कंधे, मजबूत पीठ, हर मांसपेशी सुंदर, दृढ़ और लचीली थी, जिसमें विस्फोटक शक्ति भरी हुई थी। उसके लंबे और मजबूत पैर किसी उत्कृष्ट कृति जैसे लग रहे थे। बस देखना क्रेजी लॉन्ग, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ दिनों की प्रतियोगिता के बाद स्टार लो सिटी का जोश अपने चरम पर था। एलिमिनेशन मैच बेहद निर्दयी थे। जो पहले ही राउंड में बाहर हो चुके थे, उनके लिए टूर्नामेंट खत्म हो चुका था, और जो 18 साल से ऊपर थे, उनके लिए ये कॉन्टिनेंटल यंग एलीट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का आखिरी मौका था। कोई भी जाना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि वो लोग भी नहीं जिनके मुकाबले खत्म हो चुके थे। वो अपने समकालीनों की ताकत देखना चाहते थे। लिंग वुशिए उनमें से एक था। पहले ही राउंड में बाहर हो जाने पर उसे गहरा पछतावा हो रहा था। 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर और 5 रिंग सोल किंग होने के नाते उसने सोचा था कि वो टॉप 32 में जरूर पहुंचेगा। उसके गुरु ने उसे डांटा नहीं, लेकिन वो जानता था कि हार की असली वजह ये थी कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का हल्के में लिया था। उसकी विस्फोटक शक्ति और लगातार हमलों ने मुझे पलटवार करने का मौका ही नहीं दिया। अगर मैंने अपने बैटल आर्मर की पूरी ताकत इस्तेमाल की होती तो शायद मैं जीत जाता। आखिरकार वो मेरी क्षमताओं को बढ़ाता है, भले ही वो बहुत शक्तिशाली 1 वर्ड बैटल आर्मर ना हो। काश समय पीछे लौट सकता। कई दिनों की निराशा के बाद उसने खुद को संभाल लिया। इतनी कम उम्र में 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनना अपने आप में बड़ी बात थी। असफलता झेलने की क्षमता उसमें दूसरों से बेहतर थी। सीधे खड़े रहो, सिर ऊंचा रखो, उसने खुद से कहा। वो लड़का पावर असॉल्ट टाइप है। उसकी आक्रमण और रक्षा शक्ति भयानक है, और उसकी प्रतिक्रिया भी तेज है। मुझे नहीं लगता कि हर कोई उसे हल्के मिलेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वो कब बाहर होता है। आज 1-on-1 मुकाबलों के दूसरे राउंड का पहला दिन था। पहले राउंड में आधे प्रतिभागी बाहर हो चुके थे, इसलिए दूसरा राउंड शायद 2 दिन में खत्म हो जाएगा। लिंग वुशिए सुबह सुबह ग्रैंड स्टार लो स्टेडियम पहुंचा। स्टेडियम के बाहर 16 विशाल स्क्रीनें लगी थी, जिन पर मुकाबलों की सूची चल रही थी। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक विशेष सोल सिस्टम से प्रतिभागियों का यादृच्छिक मिलान किया गया था। वो कहाँ है? लिंग वुशिए की निगाहें स्क्रीन पर घूमने लगी। उसका नाम टैंग वुलिन है, अगर मुझे सही याद है। मेरे गुरु ने उसके लिए टिकट लिया है। काफी देर तक देखने के बाद भी उसका नाम नहीं मिला। प्रतिभागी बहुत ज्यादा थे। अचानक भीड़ में हलचल मच गई। एक स्क्रीन पर एक नाम के बाद लिंग वुशिए ने एक सुनहरा प्रतीक देखा। वो गोल था और उसमें एक डरावने ढंग से बड़ा खुला हुआ मुंह बना हुआ था। लिंग वुशिए की आंखें उस प्रतीक को देखते ही फैल गई। मॉन्स्टर एकेडमी। वे सचमुच जानते हैं कि अपने छात्रों को खास कैसे महसूस कराना है। उसके चेहरे पर ईर्ष्या की झलक आ गई। अगर टैंग वुलिन का अगला प्रतिद्वंदी मॉन्स्टर एकेडमी का छात्र हुआ तो वो निश्चित ही बुरी तरह कुचला जाएगा। सुनहरा प्रतीक भीड़ को उत्साहित कर चुका था। स्टार लुओ साम्राज्य के लोगों के लिए मॉन्स्टर एकेडमी हमेशा से उनका पवित्र स्थल रही है और हमेशा रहे भी। मॉन्स्टर एकेडमी के प्रतिभागियों को एक के बनामे की पहली राउंड में मुकाबला नहीं करना पड़ता था। ये एक पुराना विशेषाधिकार था जो उन्होंने हर टूर्नामेंट में बेहतरीन परिणाम देकर कमाया था। जब लिंग वुशिए इन बातों में खोया हुआ था, तभी उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जिसे वो खोज रहा था। 163वां मुकाबला। सू मू बनाम टैंग वुलिन। और सू मू के नाम के पास एक गोल सुनहरा प्रतीक था जिस पर एक भयानक मुंह बना हुआ था। क्या? टैंग वुलिन से नफरत करने के बावजूद लिंग वुशिए स्तब्ध रह गया। कैसी बदकिस्मती। पहले मुकाबले में मेरा सामना एक शब्द युद्ध कवच मास्टर और अब मॉन्स्टर एकेडमी का छात्र। मॉन्स्टर एकेडमी का हर प्रतिभागी अपनी उम्र में सबसे शक्तिशाली होता है। इस एकेडमी ने एक बार टूर्नामेंट के शीर्ष 8 स्थान अपने नाम कर लिए थे। वहाँ के छात्र बिल्कुल अलग ही स्तर के होते हैं। मैं जितना भी मजबूत हूँ, उनके सामने मेरा कोई मौका नहीं। लिंग वुशिए के मन में एक दुष्ट सी संतुष्टि जागी। उसे टैंग वुलिन पर लगभग दया आने लगी। लगभग। ठीक हुआ तुम्हारे साथ। मुझे यकीन है तुम 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। प्रतियोगिताओं की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण कई प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए गए थे। टैंग वुलिन भी उनमें से एक था, और उसने भी वही देखा जो लिंग वुशिए ने देखा था। शिए उसके पास आया और कुटिल मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा। कैप्टन, पता चला कि मैं अब तक गलत था। टैंग वुलिन को समझ नहीं आया। गलत? हाँ, मैं हमेशा सोचता था कि मेरी बदकिस्मत जुबान ही हमें मुसीबत में डालती है, और मुझे बहुत अपराध बोध होता था। लेकिन अभी समझ आया कि असली बदकिस्मत तो आप हैं कैप्टन। दूसरे राउंड में ही मॉन्स्टर एकेडमी का छात्र मिल जाना 1000 में एक मौका होगा, है ना? टैंग वुलिन भड़क उठा।
बताने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अगर उससे हार भी जाओ तो बुरा मत मानना कैप्टन, वो तुमसे काफी बड़ा है, शिए शिए ने कहा। तुम लोगों को हौसला बढ़ाना सच में नहीं आता, युए झेंग्यू ने शिए शिए को धक्का देते हुए कहा। कैप्टन चिंता मत कीजिए, अगर आप एक दो मुकाबले हार भी जाएं तो हम आपको कम नहीं आंकेंगे। यूएनएन ये हुई ने टैंग वुलिन को देखा, सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। ये शिंगलैन ने बाहें बांधते हुए कहा, काश मुझे भी ऐसा मजबूत प्रतिद्वंदी मिले। सू लिजिजी मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ अपने कप्तान को दया भरी नजरों से देखने लगा। सू सोयान मुस्कुराई, दोस्तों अपने कप्तान पर भरोसा रखो, मुझे यकीन है वो नहीं हारेगा, बहुत बुरी तरह से नहीं। टैंग वुलिन पूरी तरह निश्शब्द रह गया। वो गू युए की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, तभी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो इन्हें बताओ कि मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, उसने शांति से कहा। टैंग वुलिन की मुस्कान जम गई। उसने सबको घूरते हुए कहा, तुम लोगों को अपने कप्तान पर भरोसा नहीं कि मैं जीत सकता हूँ। वो एक शब्द युद्ध कवच मास्टर है कैप्टन, और साधारण वाला नहीं। शर्त लगाओगे? टैंग वुलिन ने सूंघा। मैं अपनी सारी संपत्ति लगा दूंगा, युए झेंग्यू बोल पड़ा। पक्का? टैंग वुलिन ने पूछा। उसकी जलती आंखें देखकर युए झेंग्यू का आत्मविश्वास डगमगा गया। मैं मजाक कर रहा था, मैं दोस्त से इतनी बड़ी शर्त नहीं लगाता। ठीक है, अगर तुम हारे तो मुझे एक खास 10,000 साल की स्पिरिट आल्मा वस्तु दिलानी होगी। युए झेंग्यू चौंक गया। 10,000 साल की आल्मा वस्तु? और अगर मैं जीता तो? अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 2 शब्द युद्ध कवच बनाने के लिए जितने भी स्पिरिट अलॉय चाहिए होंगे सब दूंगा। टैंग वुलिन घमंड नहीं कर रहा था। छठे दर्जे का ब्लैकस्मिथ होने के नाते वो युवा पीढ़ी में सबसे बेहतरीन था। युए झेंग्यू दिल से मानता था कि टैंग वुलिन भविष्य में दिव्य ब्लैकस्मिथ बन सकता है। इसी वजह से वो उसे अपना कप्तान मानता था। डील। युए झेंग्यू हंस पड़ा। शिए शिए को भी लालच आया, लेकिन टैंग वुलिन की आंखों में जोश देखकर उसने खुद को रोक लिया। वो उसे युए झेंग्यू से ज्यादा जानता था। टैंग वुलिन कभी तब शर्त नहीं लगाता जब जीत की संभावना ना हो। शायद उसने पहले ही कोई तरीका सोच लिया है। यूएनएन ये हुई ने भी शिए शिए को देखकर शर्त ना लगाने का फैसला किया। बाकी साथियों को जुए में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मैं जीत गया तो बस एक और धातु जोड़कर सबके कवच को 2 शब्द में अपग्रेड कर सकता हूँ। ये 10,000 साल की स्पिरिट आल्मा वस्तु से सस्ता ही पड़ेगा। अगर मैं सूमू को नहीं हरा सका तो लॉन्ग युए का सामना कैसे करूंगा जो उससे भी ज्यादा मजबूत होगा। वू ज़ैंगकोंग आज नहीं आए थे। टैंग वुलिन एक कोने में बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। उसका मुकाबला दोपहर में था। दूसरा राउंड शुरू हो गया। प्रतियोगी कम हो गए थे, लेकिन जो बचे थे वो और भी ज्यादा ताकतवर थे। दर्शक बेहद उत्साहित थे, भले ही टिकट महंगे हो चुके थे। मॉन्स्टर एकेडमी के मुकाबलों पर आधिकारिक सिट्टा भी शुरू हो गया। तुमने दांव लगाया? क्या मॉन्स्टर एकेडमी फिर से शीर्ष 8वां स्थान ले लेगी? बिल्कुल, वे अजय हैं। हाँ, तुम भूल रहे हो कि महामहिम भी भाग ले रही हैं। वो युवा हैं और सिर्फ 4 रिंग सोल मास्टर हैं। तुम गलत हो, वो देवी हैं। मुझे लगता है वो जरूर शीर्ष 8 में आएंगी, शायद 3 में भी। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। हालांकि सबकी राय अलग अलग थी, लेकिन धीरे धीरे ये आम सहमति बनने लगी थी कि शीर्ष 8वां स्थान मॉन्स्टर एकेडमी के ही होंगे। देखो, पागल लॉन्ग मंच पर चढ़ रहा है। आखिरी बार मैंने उसे पिछली टूर्नामेंट में देखा था, तब वो 17 साल का था। उसने एक पर एक मुकाबले की चैंपियनशिप जीती थी और एक सोल बोन भी हासिल किया था। उसके हारने की कोई संभावना नहीं है। वो वहीं था, बिना किसी जल्दी के चलते हुए। उसका गंडा सिर दूर से ही नजर आ रहा था और आयोजकों ने उसे स्टेडियम के बीच वाले मंच पर लड़ने के लिए रखा था। उसकी गहरे लाल रंग की वर्दी ऐसी चमक रही थी मानो वो एक आग का गोला हो। उसकी प्रतिद्वंदी एक लड़की थी जिसने लंबी नीली पोशाक पहन रखी थी। उसकी सुंदर आंखें उत्साह से चमक रही थी जब वो लॉन्ग युए को देख रही थी। भाई लॉन्ग युए, आपसे मिलकर खुशी हुई, लड़की ने सिर झुकाकर सम्मान दिखाते हुए कहा। लॉन्ग युए मुस्कुराया। मुझे भी खुशी हुई। मुझे पता है ये असभ्य है, लेकिन क्या आप मुझे पहले अपनी सारी सोल स्किल्स इस्तेमाल करने देंगे? उसने मासूमियत से पूछा। जरूर, लॉन्ग युए ने मुस्कुराते हुए कहा। न्यायाधीश हैरान था, लेकिन लॉन्ग युए की ताकत को देखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। मुकाबला शुरू करें, न्यायाधीश ने कहा, और इस तरह पागल लॉन्ग का पहला मैच शुरू हुआ। वो वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराते हुए, हिल तक नहीं रहा, जैसा उसने वादा किया था। लड़की ने जोर से पुकार लगाई। उसके 4 सोल रिंग प्रकट हुए और उसके चारों ओर की हवा बर्फीली धुंध से भरने लगी। एक बर्फ गुण वाला मार्शल सोल। 18 साल की उम्र में 4 रिंग सोल मास्टर बन जाना वाकई काबिले तारीफ था। जैसे ही उसने अपना मार्शल सोल रिलीज किया, उसकी कलाई में पहने ब्रेसलेट से 4 बर्फीले नीले रंग के बैटल आर्मर के टुकड़े निकलकर उसके दाएं हाथ और कंधे, सिर और बाएं हाथ को ढक गए।
एक पूरा वन वर्ड बैटल आर्मर आमतौर पर 13 हिस्सों का होता है और इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही 4 थे। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने दोनों हथेलियां जोड़ी और उसका पहला सोल रिंग चमकने लगा। एक बर्फ का गोला बना और लॉन्ग युए की ओर उड़ गया। बैटल आर्मर से सशक्त होकर वो बर्फ का गोला लगभग 1 फुट चौड़ा था, जिसकी सतह पर अजीब पैटर्न बने थे और वो गहरे नीले प्रकाश से चमक रहा था। लड़की तुरंत उस बर्फ के गोले के पीछे दौड़ी। जब वो उसके पास पहुंची तो उसका दूसरा सोल रिंग चमक उठा। उसके दाएं हाथ से एक नीली किरण निकली जिससे उसने बर्फ के गोले को छुआ। बर्फ का गोला हल्का सा कांपा और अचानक अपने मूल आकार से दोगुना हो गया। पैटर्न और भी स्पष्ट हो गए, मानो उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा भरी हो। उसका तीसरा सोल रिंग चमक उठा। ये सब एक पल में हुआ। उसने अपना दूसरा हाथ भी बर्फ के गोले पर रखा। तुरंत 3 फुट लंबे नुकीले कांटे उस गोले से बाहर निकल आए। गोला अब गहरे नीले रंग का हो चुका था और उसका व्यास 1 मीटर से भी अधिक था। मंच के आसपास का तापमान काफी गिर गया। लड़की रुकी और नाचने लगी। जैसे ही उसका चौथा सोल रिंग चमका, गहरे नीले प्रकाश उसके हाथों से निकलकर गोले में समा गए। अचानक वो गायब हो गए। विशाल बर्फीला गोला तेजी से लॉन्ग युए की ओर बढ़ा, जिसकी ठंडक असहनीय थी। लॉन्ग युए बस वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराते हुए, तनक भी नहीं हिला। एक पर एक मुकाबले के मंच बड़े नहीं होते, इसलिए पल भर में ही वो विशाल नुकीला गोला उससे कुछ इंच की दूरी पर पहुंच गया। दर्शक घबराने लगे। वे ही देख सकते थे कि ये हमला कितना भयावह था। धमाका! गोला लॉन्ग युए से टकराया और बर्फ के टुकड़े चारों ओर उड़ गए। लेकिन लॉन्ग युए की मुस्कान वैसी ही बनी रही, मानो वो पत्थर की मूर्ति हो। दर्शक हैरान रह गए। नुकीले कांटे उसके शरीर से छूते ही टूट गए, फिर पूरा गोला बिखर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि पहाड़ से टकराया हो। अचानक लड़की फिर से प्रकट हुई। हवा में मौजूद सारी ठंडी ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसके दाएं हाथ में घूमती हुई एक छोटा बर्फीला भंवर बन गई। उसके होठों पर चालाक और आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई। तुमने मुझे कम आंका है लॉन्ग युए। बिना अपना मार्शल सोल और बैटल आर्मर निकाले तुम भी मेरी आइस पाम का सामना नहीं कर सकते। उसका दायां हाथ पूरी तरह बर्फीला नीला हो चुका था और वो आगे बढ़ा। एक पल के लिए वो हिचकी और उसने उसका लक्ष्य बाएं सीने से बदलकर दाएं कर दिया। उसका हाथ उसके सीने से टकराया। एक भारी आवाज हुई। न लॉन्ग युए हिला, न लड़की। उसने अपनी सारी सोल पावर दाएं हाथ में झोंक दी थी। ये उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो किसी को भी जमा देगी। लेकिन लॉन्ग युए पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सिर थोड़ा झुकाया और मुस्कुराते हुए बोला, हो गया। लड़की स्तब्ध रह गई। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैं ये कैसे हो सकता है? उसे तो अब तक बर्फ की मूर्ति बन जाना चाहिए था। तुम मेरे बाएं सीने पर वार कर सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम अच्छी लड़की हो, अब हार मान लो। लॉन्ग युए ने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा। नीली पोशाक वाली लड़की ने ऊपर देखा, उलझन में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सघन ठंडी ऊर्जा आखिर गई कहाँ। उसे पूरा यकीन था कि सब उसके शरीर में चली गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने सब सोख लिया? यहाँ है। लॉन्ग युए ने सिर पीछे किया और मुंह खोला। बर्फीली नीली हवा की एक धार बाहर निकली। आसपास का तापमान फिर से तेजी से गिर गया। अब जबकि लड़की ने दोनों की शक्ति में इतना बड़ा अंतर देख लिया, तो उसने फिर से झुककर कहा, मैं हार मानती हूँ। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। लॉन्ग युए का मुकाबला ज्यादातर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। बिना कुछ किए ही उसने सबको चकित कर दिया था। उसकी सज्जनता और उसकी शक्ति, दोनों से लोग बेहद प्रभावित थे। वे उसका नाम पुकार रहे थे। लॉन्ग युए ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और मंच से उतर गया। तांग बुलिन की टीम के सभी सदस्य सन्न रह गए थे, सिवाय तांग बुलिन के, जो अभी भी प्रतीक्षालय में बैठा ध्यान कर रहा था। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा। उन्हें लगा था कि उस लड़की की आखिरी चाल एक 5 रिंग सोल किंग को भी घायल कर सकती है। फिर भी लॉन्ग युए ने बिना अपना मार्शल सोल इस्तेमाल किए ही उसकी तकनीक को निष्प्रभावी कर दिया। वो जरूर एक रक्षा प्रकार का होगा, गु युए ने सोचते हुए कहा। ये शिंगलान ने सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ कोई रक्षा प्रकार का ही इतनी आसानी से ऐसा कर सकता है, और संभवतः वो एक 6 रिंग वाला सोल एम्परर है। भले ही श्रेक अकेडमी कितनी ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, लेकिन लॉन्ग युए की उम्र का कोई भी छात्र वहां सोल एम्परर नहीं था। वो सचमुच 1000 साल में एक बार पैदा होने वाली प्रतिभा था। उसका शक्तिशाली मार्शल सोल और ऊंची साधना ने उन पर असहनीय दबाव डाल दिया था, जिससे उनकी सारी उम्मीदें टूटती दिख रही थी।
गु युए की नज़र अपने साथियों पर गई। उसके और ये शिंगलान के अलावा सभी के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, यहाँ तक कि युआनियन येहुई के चेहरे पर भी आत्मविश्वास नहीं था। वो वाकई एक भयानक प्रतिद्वंदी है, गु युए बोली, लेकिन मैं अभी हार मानने वाली नहीं हूँ। तुम लोग क्या कहते हो? नहीं, युआनियन येहुई ने जवाब दिया। हम श्रेक अकेडमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, गु युए ने कहा। उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वोलन ने लॉन्ग युए को हराने का संकल्प लिया है। हमें भी अपना योगदान देना होगा। उन्हें दिखा दें कि श्रेक अकेडमी पूरे ग्रह की नंबर 1 अकेडमी है। उनकी आंखों से डर गायब हो गया और उसकी जगह साहस और दृढ़ निश्चय आ गया। उन्होंने इससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया था और जीत हासिल की थी। श्रेक अकेडमी के छात्रों के लिए दबाव हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनके शिक्षक सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी प्रशिक्षित करते थे। श्रेक अकेडमी नाम ही आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी था। श्रेक अकेडमी के लिए तांग बुलेन खड़ा हुआ और उत्साह से चमकती सुनहरी आंखों के साथ अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। गु युए ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और बाकी सभी ने भी वैसा ही किया। श्रेक अकेडमी के लिए वे यहाँ मौज मस्ती के लिए आए थे, लेकिन अब प्रतिस्पर्धा ने माहौल बदल दिया था। अब समय था गंभीर होने का। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, टूर्नामेंट जीतना। एक के बाद एक मुकाबले चलते रहे। लॉन्ग युए की लड़ाई ने दर्शकों को पूरी तरह उत्साहित कर दिया। तालियों और जयकारों की गूंज पूरे स्टेडियम में फैल गई। मैंने तुम्हारा प्रेरणादायक भाषण सुना, धन्यवाद गु युए, बाकी साथियों के जाने के बाद तांग बुलेन ने कहा। गु युए मुस्कुरा दी। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैंने ये अकेडमी के लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। अकेडमी की प्रतिष्ठा दाव कर लगी है, हमें जीतना ही होगा। तांग बुलेन ने मुट्ठी भींच ली। सावधान रहना, हमारे विरोधी बहुत शक्तिशाली हैं। तांग बुलेन मुस्कुराकर बोला, मैं रहूंगा। क्योंकि ये सिर्फ प्रारंभिक दौर था, इसलिए उसके साथियों को बहुत मजबूत विरोधी नहीं मिले। सभी बिना किसी परेशानी के तीसरे दौर में पहुंच गए। आखिरकार वो समय आ ही गया। तांग बुलेन को मॉन्स्टर अकेडमी से भिड़ना था। भैया सूमू, मुझे आपसे बहुत जलन हो रही है, दूसरे प्रतीक्षालय में दाई युएनर ने कहा। मेरी तरफ से उसे अच्छी तरह सबक सिखाना और जरा भी रहम मत करना। सूमू एक आकर्षक युवक था, बिल्कुल दाई युएयान की तरह, लेकिन स्वभाव से शांत और सौम्य था। दाई युएयान हमेशा नेता जैसा आभास देता था। बाहरी लोग क्रेजी लॉन्ग के बारे में तो जानते थे, लेकिन सूमू का नाम उतना प्रसिद्ध नहीं था। फिर भी मॉन्स्टर अकेडमी के छात्रों के बीच उसका नाम डर पैदा करने के लिए काफ़ी था। सूमू, जिसे तलवार का देवता भी कहा जाता था, मॉन्स्टर 8 किंग्स में तीसरे स्थान पर था, लॉन्ग युए और चौथे राजकुमार दाई युएयान के बाद। असल में उसकी क्षमता दाई युएयान के बराबर थी और दाई युएयान ने भी अभी तक उसकी पूरी ताकत नहीं देखी थी। उसकी बात मत सुनो सूमू, दाई युएयान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आखिरकार तुम्हारा विरोधी एक प्रतिनिधि ही है। सूमू मुस्कुराया। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। अब मुझे मंच पर जाना होगा। दाई युएनर उसे जाते हुए देखती रही, फिर अपने भाई से बोली, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है? लोग बातें कर रहे हैं, जानते हो? दाई युएयान चौंक गया, फिर उसने उसकी गाल खींची। क्या तुम ये कह रही हो कि मैं समलैंगिक हूँ? दाई युएनर हंस पड़ी। नहीं हो, लेकिन जिस तरह से तुमने सूमू को देखा उससे तो ऐसा ही लगा। तुम बाद में कारण समझ जाओगी, दाई युएयान ने झुंझलाकर कहा। युएनर, सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें मत करो जो तुम्हारे चौथे भाई के युवराज बनने की संभावना को नुकसान पहुंचा दे, लॉन्ग युए हंसते हुए बोला। माफ करना, युएनर ने दोनों को देखा। क्या ये लोग मुझसे कोई योजना छुपा रहे हैं? दाई युएयान के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वो स्क्रीन की ओर देख रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि सूमू जीतेगा और उतना ही भरोसा उसे अपने भविष्य पर भी था। एल्डर काई, मुझे अभी भी नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, वू झांगकोंग ने चिंतित होकर कहा। अगर एक गरुड़ को आकाश में ऊंचा उड़ना है तो उसे तूफान की जरूरत है, एल्डर काई ने शांत स्वर में कहा। लेकिन मुझे डर है कि ये तूफान उनके लिए बहुत ज्यादा भयानक ना हो जाए। मॉन्स्टर अकेडमी के छात्र उम्र और ताकत दोनों में उनसे आगे हैं। तुम स्पिरिटाइज डोलुआ हु यू हाउ को जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि उसने ये सब कैसे हासिल किया? वू झांगकोंग चुप हो गया। जब वो युवा था तो उसके और उसके मित्र अनुभव लेने के लिए टूर्नामेंट में उतरे थे, लेकिन वे 7 वरिष्ठ छात्र एक विस्फोट में घायल हो गए। तब स्पिरिटाइज डोलुआ और उसके साथियों ने आगे बढ़कर उन विरोधियों का सामना किया जो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे।